सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। हाँ दोस्तों, ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो टीडीएस और टीसीएस वाले चैप्टर से रिलेटेड है। और आपका जो अपकमिंग एग्जाम है 2022 का, उसके लिए ये अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर, हमको ये अमेंडेड नोट्स मिलेंगे कहां से? तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहां से ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारे अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम दोस्तों डालता रहता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा कंप्लीट कोर्स एक बहुत हैवी डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा टैक्सेशन का। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो या अमित खांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो फ्रॉम द प्ले स्टोर। बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन को। और ये टीडीएस और टीसीएस के वो सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आने वाले आपके 2022 के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आया है भाई साहब 194 पी। तो मैं आप लोगों को सेक्शन 194 पी के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 पी। किस चीज का सेक्शन है ये? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेरी बात को दिल थाम कर बैठिएगा। सेक्शन 194 पी जो आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। ये टीडीएस का नया सेक्शन है दोस्तों, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। और यहां पर टीडीएस डिडक्ट करता है स्पेसिफाइड बैंक। यकीन मानिए दोस्तों, मैं अभी आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अमेंडमेंट पढ़ाकर छोड़ दूंगा, मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। तो ये है दोस्तों डिडक्शन ऑफ टैक्स के बारे में 194 पी, ये आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहां पर डिडक्टर कौन होगा? तो दोस्तों, यहां पर डिडक्टर होगा स्पेसिफाइड बैंक। हम यहां पर डिडक्टर किसको बोलेंगे? स्पेसिफाइड बैंक को हम डिडक्टर बोलेंगे इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। और यहां पर दोस्तों जो टैक्स का डिडक्शन होने वाला है, यहां पर दोस्तों जो टैक्स का डिडक्शन होने वाला है, सबसे पहली बात, वो डिडक्शन कौन करेगा? स्पेसिफाइड बैंक करेगा इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। यहां पर जो बात होगी वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए होगी। मतलब जो टैक्स डिडक्शन होगा वो किसका होगा? मतलब डिडक्टी कौन होगा? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होगा। और हम यहां पर दोस्तों डिडक्टर किसको बोलेंगे? स्पेसिफाइड बैंक को बोलेंगे। अच्छा, ये जो नया सेक्शन आया है इसमें टैक्स डिडक्शन की बात हो रही है कि जो भी स्पेसिफाइड बैंक है वो रेट इन फोर्स काम में लेगा। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों दिमाग में ये निकल कर आता है कि सर टीडीएस का रेट क्या होगा? तो मैं आपको यकीन दिला दूं दोस्तों, यहां पर सैलरी के अकॉर्डिंग, जैसे सैलरी पर आप लोग स्लैब रेट से कैलकुलेशन करते हो ना, बस वैसे ही स्लैब रेट से आपको दोस्तों यहां पर टैक्स का डिडक्शन करना है। यहां पर पहले से कोई फिक्स रेट नहीं है मेरे भाई। यहां पर जो स्लैब रेट है वो लगाकर आपको एवरेज तरीके से टीडीएस काटना पड़ेगा। और ये काम किसको सौंपा गया है? नोटिफाइड बैंकिंग कंपनी को। अब ये नोटिफाइड बैंकिंग कंपनी कौन है जी? ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अच्छा, ये जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, ये टीडीएस किसके ऊपर डिडक्ट किया जाएगा? टोटल इनकम। ओ माय गॉड, टोटल इनकम। किसकी टोटल इनकम? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की। अब ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है भाई साहब, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप जब यहां पर टोटल इनकम निकालोगे तो लॉ में साफ लिखा है आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू। मतलब कौन सी चीज का इफेक्ट देने के बाद? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और ये जो चैप्टर 6A है भाई, ये सेक्शन 80 वाले डिडक्शंस हैं। तो सेक्शन 80 वाले डिडक्शंस की, जो भी सेक्शन 80 वाले डिडक्शंस हैं उनको माइनस करने के बाद जो भी आपका टोटल इनकम निकल कर आता है दोस्तों, और 87A में जो आपको रिबेट मिलती है, रिबेट किस में से मिलती है भाई साहब? टैक्स में से मिलती है।
तो सेक्शन 87A की जो रिबेट है उसको माइनस कर लो टैक्स में से, और टोटल इनकम निकालते समय जो सेक्शन 80 वाली डिडक्शन है उनको हटा लो। उसके बाद जो आपका फाइनल इनकम टैक्स बनेगा, उसके बाद जो आपका फाइनल इनकम टैक्स बनेगा भाई, वहां पर हम लोग सेक्शन 194P को लगाने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, इस सेक्शन में लिखा गया है कि स्पेसिफाइड जो सीनियर सिटीजन रहेगा, अभी आप चिंता मत करो, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन किसको बोलना है ना वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को भाई साहब रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। ओहो, जो भी हमारे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं उनको दोस्तों रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी उस असेसमेंट ईयर के लिए रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन। तो दोस्तों ये जो आपका पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर है, ये जो आपका पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर है, इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर की रिटर्न आपको नहीं भरनी पड़ेगी, जिसमें स्पेसिफाइड बैंक आपका क्या डिडक्ट करेगा, टीडीएस। तो जब स्पेसिफाइड बैंक टीडीएस को डिडक्ट करता है ना, तो वहां पर आपको रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरना पड़ता है। ओहो, अब मैं कुछ टर्म बताता हूं, मतलब टीडीएस डिडक्ट कर लेगा स्पेसिफाइड बैंक, और जो सामने स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उसको यहां पर दोस्तों रिटर्न ऑफ इनकम फाइल ही नहीं करना पड़ेगा। ओके सर, व्हाट आर द स्पेसिफाइड टर्म्स, जरा स्पेसिफाइड टर्म्स के बारे में बता दो। तो भाई यहां पर स्पेसिफाइड बैंक का जो, आप टेंशन मत लो भी, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको मैं यहां पर पूरा क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा। दोस्तों यहां पर जो स्पेसिफाइड बैंक बोला है ना, स्पेसिफाइड बैंक का मतलब है नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर उन बैंक्स की बात हो रही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड हैं, और इसमें एसबीआई का नाम सबसे ऊपर आता है दोस्तों, एसबीआई का। सर यहां पर एक वर्ड आया था स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होता है, क्योंकि इस सेक्शन में टैक्स रिडक्शन होने के लिए एक तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होना चाहिए, जो पेई है, पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा, और जो पेयर है, पेयर जिसको आप डिडक्टर बोलते हो, वो स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए। तो बैंक कौन है वो तो मैं बता ही दिया, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, और इसमें सबसे ऊपर नाम निकल कर आता है दोस्तों एसबीआई का, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है पेई किसको बोलोगे भाई, यहां पर आप पेई किसको बोलोगे, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को बोलोगे। कौन है यहां पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, कोई भी इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया। पहली बात तो वो भारत में इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट हो, साथ में भाई साहब 3 कंडीशन पूरी करता हो। पहली कंडीशन है उसका एज 75 ईयर्स के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। सर ये बात आप कब की कर रहे हो, अरे जिस प्रीवियस ईयर का मैटर है ना, उस प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम एज 75 ईयर्स के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात है उसका पेंशन इनकम होना चाहिए, पेंशन इनकम, पेंशन मतलब नो टेंशन, पेंशन इनकम होना चाहिए। एंड ही शुड नॉट हैव अदर इनकम्स, पेंशन इनकम के अलावा कोई इनकम नहीं होना चाहिए। हाँ एक इनकम हो सकती है, इसीलिए लिखा है एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम होएगा तो चलेगा, क्योंकि जितने भी वृद्ध लोग हैं भाई, ये अपना गुजारा बेटा, मैं तो बैंक में एफडी करा कर बैठा हूं, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाता हूं। अरे इंटरेस्ट कमाओगे तो वो अदर इनकम है, लेकिन वो चलेगा। पेंशन के अलावा कोई दूसरा इनकम नहीं होना चाहिए। अगर पेंशन के साथ में इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हो तो चलेगा, लेकिन देखो मजे की बात, वो जो इंटरेस्ट इनकम है इट मस्ट बी रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन्ड बाय सच इंडिविजुअल इन द सेम स्पेसिफाइड बैंक इन विच ही इज रिसीविंग पेंशन इनकम।
ये जो ब्याज का इनकम है भाई साहब, ये भी उसी अकाउंट में आना चाहिए जिसमें आप पेंशन रिसीव कर रहे हो, तभी आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन माने जाओगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मुझे मान लो पेंशन मिलती है, मैं भी सीनियर सिटीजन नहीं हूं, और कोई ले लो एग्जाम्पल, मैं तो अभी बहुत मतलब युवा हूं, जोश भरा है मेरे में। अरे कोई और बंदा है, मान लो सीनियर है वो, उसको पेंशन मिलता है, तो उसका एसबीआई में खाता है, उस एसबीआई वाले अकाउंट में उसका पेंशन आता है। तो दोस्तों उसको अगर ब्याज का इनकम हो रहा है तो वो भी उसी एसबीआई वाले खाते में होना चाहिए। अब सपोज करो उसको दूसरे बैंक में पेंशन के साथ में ब्याज मिल रहा है, पेंशन तो एसबीआई में मिल रहा है और इंटरेस्ट उसको केनरा बैंक में मिल रहा है, तो क्या उसको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन माना जाएगा? नो। और जब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ही नहीं माना जाएगा तो इस सेक्शन में टैक्स डिडक्शन वाली बात ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अच्छा सर, टैक्स डिडक्शन हो जाएगा तो फिर वो जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उसको क्या बेनिफिट है? उसमें लिखा हुआ है कि सीनियर सिटीजन एक तो डिक्लेरेशन देगा बैंक को, ये सारे काम करेगा। बेनिफिट यही है भाई, उसको रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। ये देखो, एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सरकार ने सोचा यार ये जो वृद्ध लोग हैं केवल पेंशन कमाते हैं, ब्याज कमाते हैं, अगर इनके बैंक ने टीडीएस काट कर जमा करा दिया है तो इनको कम से कम एक रिलैक्सेशन दे दो। इनको कह दो कि भाई तुमको रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, तुमको सीए के ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। मेरे पास भी कई सीनियर सिटीजन, बेटा जरा मेरी रिटर्न भर दोगे? मैंने कहा हाँ। कितनी फीस है? ओहो बहुत ज्यादा लेते हो भाई, जरा मेरे को समझा दो कैसे जाती है। मैंने कहा जी हम समझाते नहीं, हम तो डायरेक्ट फाइल ही करते हैं, समझाना हमको नहीं आता। बताओ, ऐसी ऐसी महान आत्माएं हैं। बेटा वो चाय नहीं मंगाओगे? हाँ आ जाओ। तो ये वाली बात हो गई दोस्तों। चलो एक इलस्ट्रेशन करवा देता हूं, मजा आ जाएगा, मजा। चलो मजे लो आप। इस वाले सेक्शन पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इस अपकमिंग एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स। चलो, मिस्टर शर्मा, शर्मा जी इंडियन रेजिडेंट हैं, बहुत बढ़िया। एज है 77 ईयर, 75 साल से ज्यादा है। पेंशन मिलता है 52,000 पर मंथ, उनको 52,000 रुपये महीने का पेंशन मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई? यूपी के स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। ये जो पेंशन है दोस्तों, ये यूपी के स्टेट गवर्नमेंट से उनको मिलता है। द सेम इज क्रेडिटेड टू हिज सेविंग अकाउंट इन एसबीआई। ये जो पैसा है भाई, ये उनके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है इन लखनऊ ब्रांच, लखनऊ वाली ब्रांच में, ठीक है। मतलब सेम बैंक में जहां पेंशन है वहीं हो जाता है। ही गेट्स इंटरेस्ट 8% ऑन द एफडी ऑफ 20 लाख। 20 लाख रुपए पर 8% ब्याज कमाते हैं। जरा इनकी इनकम निकालते हैं भाई अपन लोग, इनकम एक बार निकाल लेते हैं अपन। देखो, इनको पेंशन मिली 52,000 पर मंथ, तो 52,000 मल्टीप्लाई बाई 12। अगर हम पेंशन को जोड़ें तो इनका पेंशन हो जाता है 6,24,000। इट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी, पता है ना आपको? इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते हो तो यहां पर आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है मैक्स टू मैक्स 50,000, तो वो आपको यहां जरूर लेना है। तो मैंने जैसे ही 50,000 माइनस किया तो मेरी फाइनल इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाती है 5,74,000, 5,74,000 रुपए आ जाती है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये है आपकी 20 लाख का 8%। कितना होता है 20 लाख का 8%? ये होता है भाई साहब 20 लाख का 8%, 1,60,000 रुपया। ये हम एफडी से कमाए हैं इंटरेस्ट। ये कह रहा है इस 20 लाख में से 2 लाख रुपया का हमने टर्म डिपॉजिट करा दिया 5 साल का। अच्छा, ये टर्म डिपॉजिट आपने 1421 को कराया है तो सेक्शन 80C में छूट मिलेगी 5 साल के टर्म डिपॉजिट पर। अच्छा, वो आपको 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलती है। और सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या एफडी जो भी आप ब्याज कमा रहे हो सीनियर सिटीजन,
तो आपको एक छूट, तो यहाँ पर एक तो डिडक्शन मिलेगी एटीसी में 1.5 लाख रुपए की, और एक डिडक्शन मिलती है एफडी के ब्याज की भी ले सकते हो एटीटीटीबी में। अच्छा, एटीटीटीबी के अंदर आपको 50,000 रुपए की छूट मिल सकती है। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गई आपको। इसके अलावा इनका सेविंग का ब्याज भी है। सेविंग का ब्याज दे रखा है 9,500 प्रीवियस ईयर 21-22 का, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर 21-22 के क्वेश्चन आएंगे। फ्रॉम दी अबव फैक्ट्स कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। यही तो लगेगा आपके एग्जाम में। अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बीएसी। ये जो सेक्शन 115 बीएसी है ना, ये यहां पर नहीं लगेगा। 115 बीएसी पता है ना आपको, वो जो टैक्स देना पड़ता था ऑल्टरनेटिव स्कीम में, वो यहां नहीं लगेगा। तो असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब हो गया हमको यहां पर जो काम करना है वो प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए करना है ना। तो चलो भाई करके देख लेते हैं एक बार। पेंशन इनकम आप निकाल ही लोगे, 52,000 इंटू 12, तो ये आ गया 6,24,000 रुपया सैलरी में आएगा। लेस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऊपर ही ऊपर लिखना है, तो ये आपका फाइनल अमाउंट आया। इंटरेस्ट मैंने बता ही दिया था 1,60,000, सेविंग का ये है, ये जोड़ लो, ये आ गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, इसमें से देख लो एटीसी की डिडक्शन मिल गई ना 1.5 लाख, टर्म डिपॉजिट 5 ईयर की मिलती है, पूरा पढ़ाया था आपको एटीसी में। आपने जमा 2 लाख कराया बट रेस्ट्रिक्टेड है 150 तक। अच्छा, सीनियर सिटीजन जो 70 साल सीनियर सिटीजन है, इंडियन रेजिडेंट है, उसको टीटीबी में छूट मिलती है। टीटीए में तो उसको मिलती है जो सीनियर नहीं है, यहाँ टीटीबी में मिलेगी। तो 50,000 ये ले लो, 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी। ये टोटल इनकम आ गई। अब इस टोटल इनकम पर भाई साहब हम निकालेंगे टैक्स। अच्छा, जब आप टोटल इनकम पर टैक्स निकालोगे ना, तो सीनियर सिटीजन के 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगता, पढ़ा है आप लोगों ने। 5 लाख रुपए तक तो देयर इज नो टैक्स माय डियर फ्रेंड्स, नो टैक्स। हाँ, 43,500 पर सीधा 20% लगाओगे, क्योंकि 5 लाख के ऊपर 20% है, तो ये आ जाता है हमारा 8,700 रुपया। अब ये पता नहीं 10,000 यहाँ पर अलग से क्यों ऐड कर दिया, ये मेरी कहानी समझ से बाहर है। आपको अगर लगे कि भाई इसलिए किया है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे यहाँ पर कोई मिस्टेक लग रही है, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ टैक्स लाइबिलिटी आपका 8,700 रुपये ही बनना चाहिए। ये 10,000 मेरे हिसाब से पता नहीं क्या ऐड किया है, भगवान मालिक है, बता देना अगर आपको लगे तो। 8,700 का 4% सेस जोड़ लो, 348 रुपया। तो 348 प्लस 8,700 इट कम्स टू 9048, ये बनना चाहिए। मतलब 9050 आपका टैक्स लाइबिलिटी बनना चाहिए, 9050 राउंड ऑफ करेंगे तो। ये आप एक बार ठीक कर लेना, इसमें करेक्शन है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड नंबर में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स बाई एसबीआई अज्यूमिंग दैट द सेम इज स्पेसिफाइड बैंक, whether Mr. Sharma required to file return of income for assessment year 22-23 if tax deductible has been fully deducted examine। तो भाई पहली बात तो एसबीआई स्पेसिफाइड बैंक में आता है, पेंशन भी उसी में आ रही है, इंटरेस्ट भी उसी में आ रही है, तो बिल्कुल बैंक टैक्स डिडक्ट कर लेगा। अच्छा, शर्मा को रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी जब बैंक टैक्स डिडक्ट करेगा, यही तो है इस सेक्शन में। तो इसमें लिखा है एसबीआई इज ए स्पेसिफाइड बैंक required to deduct tax at source under section 194P after considering the tax if any deductible on pension and remit the same to the government and Sharma was not required to be filed return of income। आ गई बात। तीसरा पॉइंट, would your answer in question number 2 be different if the FD of rupees 20 lakh was with Canara Bank instead of SBI। दोस्तों, अगर यही इंटरेस्ट एसबीआई की जगह कैनरा बैंक में जमा हो जाता एंड बाकी फैक्ट सेम है, तो आपका आंसर क्या होता।
अगर केनरा बैंक में इंटरेस्ट जमा हो जाता तो इसका मतलब आपका जो पेंशन वाला खाता है उसकी जगह दूसरे अकाउंट में ब्याज जा रहा है, तो आपको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ही नहीं मानेंगे। ये देखो, आपको यहाँ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ही नहीं मानेंगे, और जब नहीं मानेंगे तो इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट होगा नहीं। अच्छा, होगा नहीं तो शर्मा को रिटर्न भरनी पड़ेगी, शर्मा को रिटर्न भरनी पड़ेगी। हाँ, 192 टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर शर्मा रिटर्न भरेगा, बिल्कुल भरेगा भाई साहब, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो ये नया सेक्शन है भाई साहब 194P, याद रखना क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसमें सीनियर सिटीजन जो होते हैं, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, उनकी टोटल इनकम पर टीडीएस डिडक्ट करता है स्पेसिफाइड बैंक, और जब स्पेसिफाइड बैंक टीडीएस डिडक्ट करता है तो उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को रिटर्न ऑफ इनकम यहां पर भरने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सारी बात समझ में आई। मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया है आपको, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेंगे, बाकी मैं ऐप में भी अपलोड कर दूंगा, तो जिसके पास पर्टिकुलर कोड से उसको भी मिल जाएंगे। चलो, एक और सेक्शन आया है भाई साहब टीडीएस के अंदर, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एक और सेक्शन आया है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स, और इसका सेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स 194। क्यों 194 क्यों? तो ये है भाई साहब परचेज ऑफ गुड्स का मतलब, जब आप अपने बिजनेस में किसी से गुड्स परचेज करोगे तो बट ऑब्वियस है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यू आर अ बायर, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। तो ये एक नया सेक्शन 194Q के अंदर जोड़ा गया है, 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। आप लोगों के एग्जाम में बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स सेक्शन है दोस्तों 194Q विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो भाई इसमें बायर पर जिम्मेदारी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू रेजिडेंट सेलर, सेलर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, ध्यान रखना, फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू। मतलब आप अगर एक आदमी से, अगर आप किसी एक सेलर से माल खरीदे हो साल भर में, एक बार खरीदे या बार बार खरीदे, तो आपको उसको एग्रीगेट करना है। अगर वो एक्सीडिंग 50 लाख है दोस्तों, ध्यान से सुन लो, अगर प्रीवियस ईयर में एज ए बायर आपने किसी सेम सेलर से माल खरीदा है 50 लाख या उससे ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा एक्सीडिंग, टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो एज ए बायर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपको 0.1%, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल रेट, 0.1% से एज अ बायर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और वो 0.1% जो लगेगा वो एक्सीडिंग 50 लाख पर लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल 55 लाख का माल खरीदा, तो बताओ 0.1% किस पर लगेगा, पूरे 55 लाख पर मत लगा देना, माइनस करो 50, तो जो 5 लाख है ना उसका लगेगा 0.1%। ठीक है भाई, तो मैं अगर बायर हूं, ये सारी चीजें ट्रैक करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। आप अगर माल खरीदते हो ड्यूरिंग द ईयर, तो इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को पकड़ने के लिए दोस्तों ये सारे प्रोविजंस यहां पर बनाए हैं, है ना। और मैं बता दूं, जो 50 लाख से ऊपर का अमाउंट है ना, केवल उसी के ऊपर यहां टीडीएस काटने की बात बोली गई है। तो बीइंग अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट सेलर फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द टाइम डिडक्शन, डिडक्शन कब होगा, डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ रेजिडेंट सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर। अरे मैंने माल खरीदा मिस्टर राम से,
ठीक है, तो मैं राम को पेमेंट करूंगा तो मैं पहली एंट्री क्या करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, और दूसरी एंट्री क्या करूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जो भी दोनों में से पहले हो, भाई पहली एंट्री में मैंने ड्यू किया, मैंने राम को क्रेडिट किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होगा ना सबसे पहले, तो दैट इज द अमाउंट ड्यू, जैसे ही आपका अमाउंट ड्यू होता है। और दूसरा है भाई जब उसका पेमेंट होता है। अच्छा, जो भी दोनों में से पहले होगा ना, विच एवर इज अर्लियर, आपको टैक्स डिडक्शन करना पड़ेगा। द अकाउंट टू विच सम इज क्रेडिटेड मे बी कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट और एनी अदर नेम। अब आप टीडीएस से बचने के लिए सामने वाले सेलर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते हो, कोई सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करते हो, भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ में लिखा हुआ है कि जैसे ही अमाउंट ड्यू होगा, ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन जो अभी आप पढ़ रहे हो ना 194Q, ये कब नहीं लगेगा, मतलब आपको इस सेक्शन में टैक्स डिडक्शन कब नहीं करना है। टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर इस कानून इनकम टैक्स का जो लॉ बना हुआ है, इसमें कहीं और टीडीएस डिडक्ट अगर हो रहा है, जैसे 194C में हो रहा है या जे में हो रहा है ना, कहीं और हो रहा है, तो फिर भाई साहब ये सेक्शन नहीं लगेगा। मतलब 194Q के अलावा 194 में आपने जितने भी सेक्शन पढ़े, अगर वहां पर कहीं भी टैक्स का डिडक्शन हो रहा है, तो फिर दोस्तों 194Q के अंदर टैक्स डिडक्शन करने का जरूरत नहीं है। एंड दूसरा, या फिर टैक्स कलेक्टेबल है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206C। जैसे आप टीडीएस पढ़ते हो ना, ऐसे आप लोगों ने टीसीएस भी पढ़ा होगा, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया टीसीएस क्लास में। तो 206 सेक्शन है टीसीएस का। अगर टीसीएस लग रहा है तो भी 194Q में टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन एक सेक्शन है 206C1H, अगर यहां पर टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो 194Q में टीडीएस काटा जा सकता है। अब क्या मतलब सर, दोनों काम कैसे होंगे? क्योंकि देखो लॉ ने क्या लिखा, इफ टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206C, अगर वहां पर कलेक्ट हो रहा है भाई तो बात अलग है। देखो फिर तो आप छोड़ दो, फिर तो मैटर ही खत्म करो, फिर आप क्यू में टीडीएस मत काटो। लेकिन अदर देन अगर 206C1H का मतलब है तो फिर आप टीडीएस काट सकते हो क्यू में, है ना। मतलब एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन इंक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन भाई साहब इंक्लूजन होता है। मेरी इस बात को स्पेशली ध्यान रखना आप लोग। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन टू विच बोथ सेक्शन 206C1H एंड 194Q, अगर मान लो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाए जहां पर टीडीएस काटने की बात भी आ रही है क्यू में, और सामने वाला टीसीएस कलेक्ट करेगा 1H में, तो फिर किसकी चलेगी? तो अगर किसी ट्रांजेक्शन पर दोनों सेक्शंस का अगर इफेक्ट आ रहा है, दोनों सेक्शंस का, तो मेरी इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q। फिर दोस्तों आपको 194Q के अंदर टैक्स डिडक्शन करना ही पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो, मैं पहले 2061H पढ़ा देता हूं, आपकी यादें तरोताजा हो जाएगी, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा, है ना। चलो 2061H पढ़ लेते हैं। क्या है 2061H? आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने इसको अलग से 1H को बताता हूं। 1H क्या है, ये देखो, ये है सेक्शन 206C1H, सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख। देखो टीडीएस में तो परचेज की बात है, क्योंकि टीडीएस कौन काटेगा? बायर काटेगा सेलर का पेमेंट करते समय। और यहां पर कलेक्शन की जब बात आती है तो सेलर कलेक्ट करेगा बायर से, सेलर प्रोडक्ट के पैसे भी लेगा और टीसीएस के पैसे भी लेगा। अच्छा दोस्तों, आपने देखा यहां पर हर जगह गुड्स की ही बात है, सर्विस की बात नहीं है। यहां पर सब जगह गुड्स की बात है।
आपने अभी जब क्यू टीडीएस वाला पढ़ा वहां भी गुड्स है, यहां जब आप कलेक्शन पढ़ रहे हो यहां भी गुड्स है। तो 206 206 सी 1H में क्या लिखा है? टैक्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाई अ सेलर who receive any amount as a consideration for sale of goods of value or aggregate of such value exceeding rupees 50 lakh in a previous year। तो दोस्तों जब जब अमाउंट 50 लाख से ज्यादा का होगा, जब जब अमाउंट दोस्तों 50 लाख से ज्यादा का होगा, जब जब कोई सेलर सेल करेगा गुड्स को 50 लाख से ज्यादा का, तो उस सेलर पर जिम्मेदारी होगी टैक्स को कलेक्ट करने की। और पूरे जैसे 55 लाख है तो पूरे 55 पे नहीं, 5 लाख पर। जो एक्सेस वाला पार्ट है दोस्तों, जो एक्सेस वाला पार्ट है बस उसी पर टैक्स इज टू बी कलेक्टेड एट अ सोर्स 0.1%। दोस्तों जैसे टीडीएस में 0.1 है ना, यहाँ टीसीएस में भी 0.1 है, और ये एक्सीडिंग अमाउंट पर लगेगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसीडरेशन। यहां पर ड्यू से मतलब नहीं है, सेलर को जब जब बायर से पैसे मिलेंगे एट द टाइम ऑफ कलेक्शन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल अराइज। टैक्स इज हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इफ बायर इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर अदर प्रोविजन। अभी अभी पढ़ा था ना आपने 194Q। अगर 194Q लग रहा है, अगर बायर टैक्स डिडक्ट करेगा भाई साहब, तो फिर सेलर यहां कलेक्ट नहीं करेगा। ये बात मैं क्यू में भी बता चुका हूं। और मैं बता दूं भाई, ये जो कलेक्शन अभी आपने 2061H पढ़ा है ना, इसमें बायर का मतलब क्या है? बायर का मतलब है पर्सन हु परचेज एनी गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, हाई कमीशन। अगर ये लोग बायर हैं तो टीसीएस की जिम्मेदारी नहीं होगी सेलर पर। अगर बायर लोकल अथॉरिटी है तो भी टीसीएस की जिम्मेदारी नहीं होगी सेलर पर। इफ अ पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया और एनी अदर पर्सन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, तो भी टीसीएस की जिम्मेदारी नहीं आएगी दोस्तों। और यहां सेलर का मतलब क्या है? क्योंकि काफी लोग ये सोच रहे होंगे सर ऐसे तो फिर क्यों ही लगेगा, 1H तो लगेगा ही नहीं। अरे 1H कब लगता है? ध्यान से सुनो, 206C 1H कब लगता है? A person whose total sales, gross receipt or turnover from business carried on by him exceed 10 करोड़। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। 206C 1H टीसीएस वाला सेक्शन कब लगता है? जब सेलर इस डेफिनेशन में फॉल करता हो, जो माल बेचने वाला है। क्या है डेफिनेशन? अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस carried on by him exceeding 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which sale of goods is carried out। मतलब जैसे if it is a matter of previous year 21-22, तो सेलर का जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर है 20-21, उसके अंदर जो टर्नओवर है, जो टोटल सेल्स है, वो 10 करोड़ से अगर ज्यादा होगी तो ही दोस्तों सेलर पर जिम्मेदारी आएगी टीसीएस कलेक्ट करने की। अदरवाइज सेलर पर जिम्मेदारी नहीं आएगी। और यहां पर अगर पैन नंबर नहीं देता है, अच्छा सेलर यहां बायर से पैन नंबर मांगेगा कि देख भाई मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है, अपने पैन नंबर दे दे। अगर सेलर को नहीं मिलता है पैन नंबर, तो सेलर यहां पर टैक्स कलेक्शन करेगा ट्वाइस ऑफ द रेट। जैसे 0.1% है तो उसका ट्वाइस 0.1 का, और 5% विच एवर इज हाइयर, तो इसका मतलब हाइयर रेट ये लगेगी। टीसीएस फिर 5% रेट से कलेक्ट होगा अगर सेलर को बायर अपना पेन नंबर नहीं देता है तो। तो ये समझ में आया कि 2061H कब लगता है? जब सेलर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ठीक है, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। तो ये पढ़ाना जरूरी था, तभी तो मैं 194Q में लिंक कर पाऊंगा आप लोगों को। अब आ जाओ 194Q पे, फिर मैं क्वेश्चन भी करवा देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, क्रिस्टल क्लियर होगा। अच्छा दोस्तों, यहां पर बायर की क्या परिभाषा है?
194 क्यू जब आप पढ़ते हो तो इसमें टीडीएस कौन काटता है? बायर। अच्छा, यहाँ बायर की डेफिनेशन क्या है? बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल और टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से ज्यादा हो। तो भाई जिस ईयर में परचेज किया है बायर, उससे पहले वाले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों बात है, बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा क्यू में, तो बायर को अपना लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है, वो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो क्यू में फॉल करेगा। बाकी गुड्स का वैल्यू तो 50 लाख से ज्यादा होना ही चाहिए। उधर कलेक्शन वाली बात 2061H में, वहां सेलर देखेगा कि उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है क्या, वो भी कलेक्शन करेगा 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पर। लेकिन सपोज करो बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और सेलर का भी 10 करोड़ से ज्यादा है, मतलब सेक्शन 194 क्यू भी लग रहा है टीडीएस वाला, और 206C1H भी लग रहा है टीसीएस वाला। अब क्या करें? अरे अब क्या करें भाई, इधर 194 क्यू है और इधर 206(1H वाला है, बताओ। तो लॉ ने बोला 194 क्यू लगा दो, सुपर सेड करेगा, सुपर सेड 194 क्यू सुपर सेड करेगा। इसके लिए मैं आपको इलस्ट्रेशन भी करवा देता हूं, देखो इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। मिस्टर गुप्ता रेजिडेंट इंडियन है। अच्छा, इससे पहले एक बात बता दूं, यहां टीडीएस मान लो, अच्छा टीडीएस में क्या होता है कि जो डिडक्टर होता है वो सामने वाले डिडक्टी से, पेई से पैन नंबर मांगता है कि बेटा पैन नंबर दे दे। अगर डिडक्टर को डिडक्टी अपना पैन नहीं देता है तो डिडक्टर हायर रेट से टीडीएस काटेगा। एंड व्हाट इज द हायर रेट? दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 206AB। ये सेक्शन नंबर याद करना जरूरी नहीं है। और रेट है भाई साहब ट्वाइस द रेट प्रेस्क्राइब्ड। अब आपकी रेट 0.1 है तो उसकी 2 गुना कर लो, और 5% विच एवर इज हाइयर, तो हमेशा 5% से आप लगाओगे। हाँ, ये सेक्शन 206AB ज्यादा रेट से टीडीएस काटने के लिए कहता है, लेकिन 192, 192A, B ये जो आपने पढ़े हैं इनमें तो 20% था जब पेन नंबर नहीं देते हैं। इस वाले पर्टिकुलर में 5% है ना, 5% है, ध्यान रखना, रेट 5% अगर पेन नंबर नहीं दे तो। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, मजा आ जाएगा। मिस्टर गुप्ता रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रिटेल बिजनेस में है भाई, रिटेल बिजनेस में, एंड हिज टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 12 करोड़। गुप्ता का टर्नओवर 2021 में 12 करोड़ रुपए था, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा था। ही रेगुलरली परचेज गुड्स, तो गुप्ता तो कौन हुआ भाई, अभी देखते हैं। ही रेगुलरली परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर रेजिडेंट, मतलब गुप्ता यहां पर कौन है? बायर, खरीदता है ना, ये बायर है। ही रेगुलरली परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर रेजिडेंट मिस्टर अग्रवाल अ होलसेलर एंड एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये हमारा करंट ईयर है। इसमें 95 लाख रुपया का पेमेंट करेगा, 20 लाख का 1 जून को, 25 लाख का 12 अगस्त को, 22 लाख का 23/11 को नवंबर को, और 28 लाख का 25 मार्च को। ये चारों पेमेंट मिलकर 95 हो जाएंगे। अजूम दैट द सेड अमाउंट वर क्रेडिटेड टू मिस्टर अग्रवाल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गुप्ता ऑन द सेम डेट। मिस्टर अग्रवाल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 वॉज 15 करोड़। ये लो जी, सेलर का भी 10 करोड़ से ज्यादा है और बायर का भी 10 करोड़ से ज्यादा है, और ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर का है। तो दोनों में, अब बताओ जब दोनों लग रहे हैं, कलेक्शन वाला भी लग रहा है, डिडक्शन वाला भी लग रहा है, तो फिर आप किस में लगाओगे? 194 क्यू में जाएंगे हम। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स एग्जामिन टीडीएस टीसीएस इम्प्लीकेशन इफ एनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें आप लिखोगे भाई 2021 में मिस्टर गुप्ता का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, और इधर रेजिडेंट सेलर है, उससे 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट हो रहा है, तो टीडीएस कटेगा 0.1%। और किस पे कटेगा भाई? टोटल 95 में से 50 गया एग्रीगेट, तो 45 लाख पर टीडीएस डिडक्ट होगा। नो टीडीएस 1 जून पर डिडक्ट नहीं होगा, 12 अगस्त तक नहीं होगा, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही 50 से आप ऊपर जाओगे, आप ये देखो ना, ये देखो, ये अमाउंट देखो आप यहाँ पर, पहला अमाउंट क्या है यहाँ पर? 20 लाख है, पहला अमाउंट आपका 20 लाख है, इस पे नो टीडीएस। दूसरा आपका 25 है, इस पर भी नो टीडीएस, 45 तक तो नो टीडीएस। अच्छा, जैसे ही 22 आएगा, अच्छा 22 का मतलब 5 और हटा दो, क्योंकि 50 लाख तक तो करता नहीं है ना,
तो 22 में से 5 गए तो 17, तो 17 का 0.1%। अच्छा 17 लाख का जरा 0.1% निकालो। 17 लाख का 0.1% ये आता है 1700। तो एक तो ये टीडीएस डिडक्ट होगा और एक 28 लाख का 0.1%, तो मतलब 2800। ये टीडीएस आपको डिडक्ट करने हैं, 1700 और 2800। ठीक है भाई, तो 1700 और 2800, ये देखो 1700 और ये 2800, ये दो टीडीएस आपको डिडक्ट करने हैं। अच्छा ये कब करने हैं भाई साहब? जब आपने क्रेडिट किया हो या पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर। तो ये 23/11 को हुआ है, तो इसमें आपको करना इन बोथ सेक्शन क्यू और 1CH लग रहा है, लेकिन ये भारी पड़ेगा, क्यू में डिडक्ट करना पड़ेगा, यही मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा क्वेश्चन है, वुड योर आंसर डिफरेंट इफ गुप्ता टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब पिछले साल का 8 करोड़ होता, बाकी सारे फैक्ट सेम रहते। तो गुप्ता बायर है, अब बायर का 10 करोड़ से कम है, इसका मतलब फिर 194 क्यू नहीं लग पाता। सेलर का है तो वो 1H जरूर लगता, तो कलेक्शन वाला लगता फिर इसमें। अगर गुप्ता का टर्नओवर 8 करोड़ है तो टीडीएस क्यू में डिडक्ट नहीं होता, टीसीएस वाले प्रोविजन लगते। अच्छा टीसीएस में फिर अग्रवाल कलेक्ट करता, अग्रवाल, क्योंकि अग्रवाल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है सेलर का, और 50 लाख से ज़्यादा की रिसिप्ट है, तो वही 1700 और 1700 तो 17 लाख पे, जैसे टीडीएस था वैसे ही टीसीएस है इसमें रेट, और 2800 28 लाख पे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, वुड योर आंसर 2.1 और 2 चेंज इफ पेन हैज नॉट बीन फर्निश बाई द बायर और सेलर एज रिक्वायर्ड। अगर वो अपना पेन नहीं देंगे तो 5% कटेगा, केस 1 हो या केस 2 हो। अच्छा केस 1 में गुप्ता डिडक्ट करेगा 5%, तो वो 5% किस पे करेगा? वही 17 लाख पे, जहाँ 0.1 था वहाँ 5 कर दो बस, या 28 पर भी 5%। ऐसे ही अगर केस 2 है तो वहाँ अग्रवाल कलेक्ट करेगा, तो अग्रवाल 17 लाख पर कलेक्ट करेगा, 1% है? एक बार देख लेते हैं 1% है क्या टीडीएस टीसीएस में पेन नहीं देने पर। सॉरी 5 नहीं है भाई, 5 मैंने गलत बोला। टीसीएस में अगर पेन नहीं देते हैं ना तो 5 की जगह ये देखो 1% है, 206C1H में, ये देखो 206C1H में 1% है टीसीएस की रेट। तो यहाँ पर टीसीएस जो है 1% से कलेक्ट होगा। बहुत बढ़िया जी, ये आप थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाना, क्वेश्चन से पकड़ में आ गई बात। ये देखो, तो आपको यहाँ 17 लाख पर 1% लगाना है जो 0.1 था उसकी जगह, या 28 लाख पर 1% लगाना है 0.1 की जगह। तो ये आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। आपको मैंने 194 क्यू और पी जो दो नए सेक्शन है वो भी पढ़ा दिए। अगर पेन नंबर फर्निश नहीं करेंगे बायर और सेलर एज द केस में भी, तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट। टीडीएस वाले के अंदर क्यू में तो 5% है और 1H के अंदर 1% है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो मैंने आपको विद क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपको रेगुलर क्लास देखना है हमारा 2022 एग्जाम के लिए, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से आप हमारा डेमो क्लास देख सकते हो। आप हमारे फ्री हैंड राइटिंग नोट्स, क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, सारे मैंने लिंक दे दिए। आप हमसे इंस्टा पर जुड़ सकते हो, ट्विटर पर जुड़ सकते हो, सारे लिंक दे दिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। और थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। शेयर करो, लाइक करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय।